हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं कि हमने जेई, सीईटी और नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए, तो आज ये हमारा 5वां चैप्टर है जो अब 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे वो है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सम टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन एंड स्काई वेव कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा जिससे आपका सीईटी, नीट और जेईई तीनों क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, सामने वाला आपको बता रहा, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप जानते हो हमेशा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जरूरी नहीं कि वो एक ही सेंडर हो या एक ही रिसीवर हो, यहाँ पे मल्टीपल सेंडर्स और मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं। इसीलिए इसके बेस पे हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कम्युनिकेशन एक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है, आपके पास एक सेंडर होता है लेकिन बहुत सारे रिसीवर होते हैं। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखना है, ये वन वे होता है। यानी सिंपल सी चीज़ होता है, सेंडर आपको सारे इन्फॉर्मेशन देता है, रिसीवर उल्टा नहीं भेज सकता। जबकि दूसरी चीज़ होती है पीयर टू पीयर। जैसे नॉर्मल आपका फ़ोन, आप किसी से बात करते हो, एक आदमी से आपको बात करना, आप डायरेक्ट उसे कॉल करते हो और उससे बात करते हो, दैट इज़ पीयर टू पीयर, जहाँ पे एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आजकल आप व्हाट्सएप में देखते हो कॉन्फ्रेंस कॉल या ग्रुप कॉल, तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सेंडर्स होते हैं, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। हम कम्युनिकेशन को और दो तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है सिंप्लेक्स, जिसमें एक टाइम पे एक ही तरीके का कम्युनिकेशन होता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई मेरी बात सुनेगा, और अगर वो बोल रहा है तो मैं सुनूंगा, लेकिन एक टाइम पे हम बात और सुन नहीं सकते। जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया जो पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसके रेंज काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए हम सिंप्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। जबकि डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों एक ही टाइम पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। यानी आप बात भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो। जैसा आपका फ़ोन हो गया जिसमें आप बोलते भी रहते हो और सुनते भी रहते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और नॉइज़ देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने हेलो बोला है, तो क्या पूरे वायर में हेलो हेलो जाएगा? जी नहीं। जो आपका साउंड एनर्जी है, जो ऑडियो है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो जो एक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन क्या है। ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। आपको मालूम है आपके घर में फ़ैन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। माइक होता है जो आपके ऑडियो को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर होता है जो आपके इलेक्ट्रिक को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सेम उसी तरीके से आपके पास इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा जो इनपुट वाले वैल्यू को, यानी खासकर हमारे इस सिचुएशन में वो साउंड को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो ट्रांसमीटर के पास जाता है, ट्रांसमीटर उसे एक सूटेबल फॉर्म में करके उसे ट्रांसमिट करता है। वो एक चैनल इस्तेमाल कर रहा है, चैनल यहाँ पे एक मीडियम होता है, और फिर रिसीवर के पास जाता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। लेकिन रिसीवर इलेक्ट्रिक फॉर्म का क्या करेगा, इसलिए वो एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर करता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेसिकली साउंड में कन्वर्ट करता है। आपको ध्यान देना कि बीच में नॉइस भी आता है। नॉइस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो डिस्टर्बेंस ऐड हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे नॉइस क्या हो गया, नॉइस इज द डिस्टर्बेंस विच गेट एडेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। वी कैन ओनली रिड्यूस बट कैन नॉट एलिमिनेट। याद रखिए, आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो लेकिन पूरी तरीके से नॉइस को जीरो नहीं कर सकते। चैनल या मीडियम जो होता है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे आपके मोबाइल के केस में वो वायरलेस होता है, जबकि टेलीफोन के केस में वो वायर्ड होता है। सम टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है सिग्नल का। इट इंक्रीजेस या एम्पलीफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल। रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम होता है कि आपका जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें रिसीव करना, उन्हें एम्पलीफाई करना, फिर आगे ट्रांसमिट करना। तो अगर आप देख सकते हो तो रिपीटर के केस में मैंने लिखा है रिसीवर प्लस एम्पलीफायर प्लस ट्रांसमीटर। एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है जब कभी भी सिग्नल आगे बढ़ता रहता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल while propagating through the channel is known as attenuation. बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का सिंपल मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी का स्पेस जो आपके सिस्टम को दे दिया गया है। अगर वो स्पेस आपको पता लगाना तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आती है एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है, उन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लोगे तो आपको बैंडविड्थ पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम भी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी है, उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा जैसे नीचे मैंने दिखाया वो होता है आपका बैंडविड्थ।
व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए देखते हैं। मॉड्यूलेशन का सिंपल मतलब होता है व्हेन एन इंफॉर्मेशन सिग्नल, यानी सिंपल सी उसको हम टर्म में बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, जब हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, तो जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, आप बेसिकली एक दूसरे कैरियर के ऊपर या दूसरे वेव के ऊपर उसको रख देते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है तो उसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं, और जो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं वापस डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। व्हेन एन इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, देन वी गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट इज मोर देन द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल, यानी सिंपल सी चीज़ है, जो आपका आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आपके जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उससे वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस प्रोसेस को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल, आप इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर रखते हैं। आपको दिख रहा है कि जो नीचे का पिंक कलर वाला है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, तो आपने उस सिग्नल को उसके ऊपर रख दिया, और आपको रिजल्टेंट में क्या मिलता है, आपको कुछ ऐसा मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज चेंज होगी वो कैरियर वेव की चेंज होगी, और इन्फॉर्मेशन सिग्नल की कुछ भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमको सेम रखना है, हमारा डेटा वैसे का वैसे ही चाहिए। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओनली कैरियर वेव्स प्रॉपर्टी चेंज, और वो जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, या फेस चेंज होता है। तो उसी के बेस पे हमको 3 अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन मिलते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या फेस मॉड्यूलेशन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ चेंज होगा वो कैरियर वेव का ही चेंज होगा। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन का सिंपल काम होता है कि आप जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो हमें आउटपुट मिला है, उससे अगर आपको वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल चाहिए तो उस प्रोसेस को आप डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मॉड्यूलेशन में आपको 2 चीज़ याद रखना। रिजल्टेंट, अब जो रिजल्टेंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड जो भी प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो कैरियर वेव की चेंज होती है, आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल वैसे का वैसे ही रहता है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, हम मॉड्यूलेशन करते ही क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। मान लीजिए मेरे पास कोई 30 हर्ट्ज़ का सिग्नल है और आपने भी 30 हर्ट्ज़ का सिग्नल हवा में भेज दिया है, तो इससे होगा क्या, हम दोनों के सिग्नल मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करता हूँ, मेरा 30 हर्ट्ज़ का सिग्नल को मैंने 50 हर्ट्ज़ के ऊपर रख के मॉड्यूलेट कर दिया, और आपने 30 हर्ट्ज़ का रख के 70 हर्ट्ज़ पे मॉड्यूलेट कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या कि मेरे जो आउटपुट सिग्नल रहेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 50 रहेगी, और आपके जो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 70 रहेगी, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नियम होता है। सो आपको जो सेकंड यूज़ होता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है वो वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपको मालूम होगा वेवलेंथ कम हो जाता है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ट्रांसमिटिंग पावर एंड हेल्प सिग्नल टू ट्रांसमिट लॉन्गर डिस्टेंस। यानी सिंपल सी चीज़ है, ट्रांसमिटिंग करते समय जो पावर होता है, सिग्नल को भेजने की जो ताकत होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिसके कारण सिग्नल काफ़ी दूर तक जाने लगता है, तो जिसके कारण उसका रेंज बढ़ जाता है। सो ये 3 चीज़ होती है जिसके कारण हम मॉड्यूलेशन करते हैं। एक है मिक्सिंग अवॉइड करने को, दूसरा है एंटीना की साइज़ को कम करने के लिए, और तीसरा है ट्रांसमिटिंग पावर बढ़ाने के लिए। रेंज ऑफ एंटीना को हम कैसे देखते हैं, कैसे हम उसको फाइंड कर पाएंगे? तो मान लीजिए मैं एक फार्मूला ले रहा हूँ, इसका जो फार्मूला होता है डी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू √2RH, जहाँ पे आपका डी जो होता है वो रेंज होता है, आर जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ जो 6400 किलोमीटर्स होता है, एंड एच जो होता है वो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो अगर आपको किसी का एंटीना का हाइट दिया तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितने रेंज तक सिग्नल भेज सकता है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के बारे में देखते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन आपको क्या बताता है? व्हेन अ रेडियो वेव फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपागेट्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको रेड से हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो आपको ग्राउंड वेव बताता है कि जब कभी भी ट्रांसमिटिंग एंटीना से कोई भी चीज़ निकलती है और वो रिसीविंग एंटीना तक जा रही है, लेकिन वो ग्राउंड या अर्थ के सरफेस से काफ़ी क्लोज होकर जाती है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन या सरफेस वेव कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब कभी भी वो ग्राउंड से पास में होते हुए जाता है तो करंट इंड्यूस होता है ग्राउंड में, जिसके कारण जो एनर्जी होती है वेव की वो डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। इसलिए ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की जाती है वो 2 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। जो आपके मोस्टली लोकल ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आपके यहाँ पे केबल का जो सिस्टम होगा,
जो टीवीज़ में केबल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं जाता। तो पहली चीज़ है इसमें, वो नियर अर्थ सरफेस से जाता है, अर्थ सरफेस के बहुत पास से जाने की वजह से उसकी जो पावर होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं जाता। यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 2 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए, एंड यूज़ क्या है, लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये 4 चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपका जेई, नीट और सीईटी तीनों निकल जाएगा। अगला हम देखते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन। स्पेस वेव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो आपका रेडियो वेव है वो ग्राउंड को यूज़ करके या सैटेलाइट के थ्रू आता है। यहाँ पे ग्राउंड मतलब क्या आ रहा है, मैं फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा एटमॉस्फेयर के 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड आइनोस्फियर। तो मैं ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर को वो यूज़ करता है या तो वो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके आता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब कभी भी वो ट्रोपोस्फियर को यूज़ करता है तो उसको हम ट्रोपोस्फियरिक वेव बोलते हैं जब वो रिटर्न आता है। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वहाँ पे हमने ग्राउंड वेव में देखा था 2 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, जो टीवी सिग्नल्स होते हैं वो 30 मेगाहर्ट्ज से कम होते हैं, इसीलिए हम टीवी सिग्नल्स को इससे नहीं भेज पाते। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका सैटेलाइट इस्तेमाल हो रहा है और सैटेलाइट जो होता है वो उस चीज़ को संभाल लेता है एंड वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, ऑल्सो फॉर द टीवी सिग्नल्स विच हैव द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस वेव इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं दे सकते, जबकि हमको टीवी जो होता है हमको वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चाहिए। समझ लीजिए मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो मैं चाहता हूँ वो सारे दुनिया में दिखना चाहिए, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए चाहिए, इसलिए हम स्पेस वेव कम्युनिकेशन नहीं इस्तेमाल करते। अगली बात करते हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन। स्काई वेव कम्युनिकेशन में सिंपल सी चीज़ होती है, वो आइनोस्फीयर को इस्तेमाल करता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपका वेव जो है वो आइनोस्फीयर से वापस रिफ्लेक्ट हो गया सो उसको हम स्काई वेव कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे तो पहला ग्राउंड वेव आता है, फिर आपका स्काई वेव आता है, फिर आपका स्पेस वेव आता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्राउंड वेव है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और जो आपका स्पेस वेव है वो भी एक मीडियम रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मैक्सिमम रेंज कोई पहुंचा सकता है तो वो होता है स्काई वेव कम्युनिकेशन। इसलिए टीवी या एफएम जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो वो बेसिकली आप इन सारे सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, आप देख रहे हैं कि दिस वेव्स सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन द आइनोस्फीयर एंड द अर्थ एंड देयरफॉर दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। सो गाइस, ये था कम्युनिकेशन सिस्टम का। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम या किसी भी तरीके से आपको मेरे को ज्वाइंट होना है तो आप इस वीडियो के अंत में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।